होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे इसका रेशियो निकाला 10 ml, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई जो एलिमेंट होता है या आप कोई कोई कंस्टिट्यूएंट कह लो, उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, ये क्या होता है, आपका मास परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई उस कंपाउंड के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंस्टिट्यूएंट का कितना मास प्रेजेंट है, वो हम ऊपर लिखते हैं और टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें मास नहीं दे रखा है तो हम मोलर मास ले लेते हैं, तो उस कंपाउंड का मोलर मास से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करेंगे। तो इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, सिंपल आपका मास परसेंटेज ही होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, द परसेंटेज ऑफ the percentage of any element or constituent or constituent substance in a compound is the number of parts by weight of that element या फिर कंस्टिट्यूएंट present in 100 parts by weight of the compound तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ये सिंपल आपका मास परसेंटेज होता है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, आपका मास परसेंटेज होता है। मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट या कोई कंस्टिट्यूएंट हो, कोई कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस हो और कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तो अगर आपको किसी का भी मास परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, आप देखते हो कि उस कंपाउंड के अंदर उसका कितना मास प्रेजेंट है। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड का मास नहीं देगा तो आप मोलर मास के रिस्पेक्ट में ही निकाल सकते हो। तो आप मोलर मास से डिवाइड कर लेना, देख लेना कि मोलर मास में उस सब्सटेंस का जो भी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है या कोई एलिमेंट है जिससे वो बना हुआ है, तो उसके कितने मास का कंट्रीब्यूशन है। तो जितने भी मास का कंट्रीब्यूशन होगा आप उसका परसेंटेज निकालोगे, तो आप उसके मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे और 100 में चेक करोगे। जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आपको 100 ग्राम में चेक करना होता है। लिखा है ना यहाँ पे 100 पार्ट्स, ठीक है, 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द कंपाउंड। आप उस कंपाउंड के 100 पार्ट में मतलब 100 ग्राम में चेक करोगे कि उसका कितना मास प्रेजेंट है। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज इस तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं। तो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। कर लिया नोट सबने? चलो आगे देखो जरा। नेक्स्ट देखो, तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें आप वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। जैसे मैं ब्लू वाइट्रोल ले रहा हूं, ब्लू
वाइट्रोल। तो ये क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट .5H2O। इसमें आप वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन पता कर सकते हो, ठीक है। ब्लू वाइट्रोल हो गया। इसी तरीके से आपका ग्रीन वाइट्रोल होता है, ग्रीन वाइट्रोल। तो इसमें भी आप वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। ये क्या होता है आपका फेरस सल्फेट .7H2O, ठीक है। यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आपके क्या है हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट वाटर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो फिर आप इनका परसेंटेज कंपोजिशन पता कर सकते हो। आपको सिर्फ देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर वाटर का कितना मास प्रेजेंट है और उसे मोलर मास से डिवाइड करोगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर वाटर का कितना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका व्हाइट रोल होता है, व्हाइट रोल। व्हाइट रोल ये क्या होता है आपका जिंक सल्फेट .5H2O, ठीक है। इसमें भी आप वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। मोहर सॉल्ट ये आपको मालूम ही है, ये क्या होता है आपका डबल सॉल्ट होता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है आपका, ये होता है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट फेरस अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मोहर सॉल्ट। पोटासलम देखो, पोटासलम, पोटासलम क्या होता है आपका, ये भी आपका डबल सॉल्ट है। तो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। इसमें 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आप क्ले का भी फॉर्मूला याद रखो, क्ले में आपको सिलिका का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा। क्ले का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिना Al2O3 डॉट पोटेशियम ऑक्साइड K2O.6SiO2। तो यहां पे आपका सिलिका कितना प्रेजेंट होता है सॉरी तो यहाँ पे आपका सिलिका कितना प्रेजेंट होता है SiO2, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका होता है। तो ये आपके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पे आप इनका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको सिंपल यहाँ पे मोलर मास निकालना है। उस मोलर मास में जिसका भी आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हो उसके मास का कितना कंट्रीब्यूशन है, और उसे 100 पार्ट में चेक करो, 100 ग्राम में चेक करो, कितना आएगा वही क्या होगा उसका मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज कंपोजिशन होगा। बात समझ रहे हो, नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। नोट करो फटाफट आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका, आप क्वेश्चंस करते हैं, जरा क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हेक्साक्लोरोफिन, ये आपको हेक्साक्लोरोफिन दे रखा है, इज ए जर्मिसाइड इन सोप्स। सोप में आपका ये जर्मिसाइड मतलब जर्म्स को मारने वाला ये होता है कंपाउंड। व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है भाई। वेट परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज मतलब परसेंटेज कंपोजिशन तो पूछ रहा है। तो आप पहले ये देखो कि भाई इस कंपाउंड के अंदर हेक्साक्लोरोफिन के अंदर आपका ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है। तो निकाल लेते हैं भाई, जरा इसका मोलर मास पता कर लेते हैं। तो C13H6Cl6O2 ये आपका है हेक्साक्लोरोफिन। तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना 13 × 12 प्लस में 6 प्लस में 6 × 35.5 और प्लस में 2 × 16, ठीक है। तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के मोलर मास में, ठीक है, इस कंपाउंड का जो मोलर मास है, इस मोलर मास में ऑक्सीजन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है 32 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 × 12, तो ये आ गया आपका 156 और ये प्लस 6 और 35.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 35.5 × 6 है तो ये कितना हो जाएगा 213 और प्लस में 32 है, ठीक है। अब इनको ऐड करो 156 प्लस 6 प्लस 213 प्लस
32 है, तो ये कितना आ रहा है आपका 407 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो कितना आ रहा है 407 ग्राम आ रहा है। इस 407 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है 12 कितना है 32 ग्राम है। तो आप इसका मास परसेंटेज निकाल सकते हो। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना प्रेजेंट है यहाँ पर 32 ग्राम है। 32 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है 407 है। आपको ठीक है 100 में निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। तो अब इसे सॉल्व करो जरा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3200 डिवाइडेड बाय 407 है, 3200 डिवाइडेड बाय 407, तो ये कितना आ रहा है आपका 7.86 परसेंटेज आ रहा है। तो आंसर क्या है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 7.8 है। समझ रहे हो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे, पहले आसान क्वेश्चन है, फिर आपके अच्छे क्वेश्चन है, इडियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नोट करो, फिर आगे इडियोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4 परसेंटेज सल्फर। इंसुलिन के अंदर आपको सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। देन व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। आपको इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मैं आप भाई मुझे नहीं पता कि इंसुलिन के अंदर सल्फर कितने हैं, सल्फर के कितने एटम्स वहां पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो लेकिन इसने मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमम पूछा हुआ है, तो भाई मिनिमम अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप क्या करोगे, इंसुलिन के अंदर एक सल्फर मानोगे। भाई एक तो सल्फर प्रेजेंट होगा ही होगा ना। ठीक है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो कितना है। ठीक है, एक्चुअल इसका मोलर मास कितना होगा वो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, पर मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल सकता हूं। वो कैसे निकालूंगा, इंसुलिन में ये मान लूंगा कि एक सल्फर एटम है, मिनिमम एक ही हो सकता है। भाई मिनिमम तो जीरो भी कर सकते हो, पर अगर जीरो करोगे तो फिर इंसुलिन में सल्फर ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगे। तो आप एक एटम सल्फर का मानोगे तो मिनिमम उससे आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते भाई, इसका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है सल्फर का। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ये परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर। ठीक है, और सल्फर का एक ही एटम है, तो सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, जो उसका एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम, अपॉन में आपका मोलर मास है, और ये मिनिमम मोलर मास है, क्योंकि मैं इसमें इंसुलिन में ये मान के चल रहा हूं कि एक ही सल्फर का एटम है। एक्चुअल कितने होंगे वो मुझे नहीं पता है, अगर एक्चुअल होता तो आप इसका इंसुलिन का एक्चुअल मोलर मास निकालते, पर उसने मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम निकालने के लिए आपको इंसुलिन के अंदर एक सल्फर एटम तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक मान रहे हैं इंटू 100। यहां पे परसेंटेज मत हटाना, अगर यहां पे हटाओगे तो फिर इधर नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो यहां पे लगा रहे हो तो यहां पे मत लगाओ। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम मोलर मास है। तो इस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास क्या होगा, मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा आपका 32 इंटू 100 अपॉन में 3.4। तो 3200 को डिवाइड करो, 3200 को डिवाइड करो किससे, 3.4 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा 941.17 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 941 ग्राम। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको मिनिमम मोलिकुलर मास निकालना हो, तो आपको उस कंपाउंड के अंदर जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है उसके एक्चुअल कितने एटम्स होंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक्चुअल मोलर मास तो पूछ ही नहीं रहा है। अगर मुझे एक्चुअल मोलर मास पूछ रहा होता तो मुझे बताना पड़ता कि इंसुलिन के अंदर सल्फर के टोटल कितने एटम्स हैं, तो फिर टोटल मास उसका जो जितना भी उसके मास का कंट्रीब्यूशन होगा मोलर मास में वो आप वहां से निकाल लेते। ठीक है ना, पर यहाँ पे मिनिमम मोलर मास पूछ रहा है तो आप इंसुलिन में एक ही सल्फर का एटम मानोगे, एक ही मानोगे, मिनिमम यही मान सकता हूं, तो यहीं से इसका मिनिमम मोलर मास आएगा। ठीक है ना, नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने नोट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए 0.534 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ हेमोग्लोबिन ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन 0.34 परसेंटेज आयरन।
आपको हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है और यहाँ पे सैंपल का मास भी दे रखा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई परसेंटेज कंपोजिशन जो आप मोलर मास में निकालते हो, आप उस सैंपल का जो मर्जी मास ले लो, उसके परसेंटेज कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज कंपोजिशन वही आता है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। अब उसने बता दिया, यहाँ पे देखो जरा, उसने कहा है कि हर हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आपके आयरन कितने, यहाँ पर 4 हैं, 4 आयरन के यहाँ पे आयंस हैं, ठीक है। तो बताओ आप हेमोग्लोबिन का मोलिकुलर मास क्या होगा। अब ये एक्चुअल मोलिकुलर मास आएगा, वहां पे मिनिमम निकाला ना, यहाँ पे एक्चुअल आएगा। तो एक्चुअल निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई उस कंपाउंड के अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है वो कितने एटम्स हैं, उसके कितने एटम्स हैं वो बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप एक मान के क्या निकालते थे, मिनिमम निकालते थे, लेकिन यहाँ पे इसने बता दिया है तो आपका एक्चुअल मोलर मास निकल के आएगा। तो कर लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो 0.34 इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, अपॉन में मोलर मास ऑफ द, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो यहां से कंपाउंड का मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ये क्या हो जाएगा आपका। तो भाई आयरन का मास उसमें कितना होगा, तो एक आयरन का मास कितना होता है 56, और इसने बता दिया है कि यहाँ पे इसके एक मॉलिक्यूल में 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 56 डिवाइडेड बाय कितना 0.34 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करो जरा, तो इसे सॉल्व करोगे तो 56 इंटू 4, तो ये कितना आ रहा है आपका 224 आ रहा है। तो 22400 डिवाइडेड बाय 0.34, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 0.34, तो ये कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 65882.35 ग्राम, ये आ रहा है आपका 6588 मतलब 65,000 इतना करीब आ रहा है। तो देख लो 65,000 कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी हेमोग्लोबिन का ही है। हेमोग्लोबिन कंटेन 0.35% आयरन बाय वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, यहाँ पे मोलिकुलर वेट दे रखा है उसका और परसेंटेज कंपोजिशन आयरन का दे रखा है। तो पूछ रहा है कि हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं भाई। तो कितना परसेंटेज कंपोजिशन है 0.35 इज इक्वल टू, इस कंपाउंड के अंदर आयरन कितना होगा आपका, मान लो भाई मुझे नहीं पता ना एटम्स कितने हैं, वो तो मुझे निकालना ही है, ठीक है ना। तो मान लेता हूं एक्स है, और एक का कितना होता है 56 इंटू एक्स, अपॉन में इसका मोलर मास कितना दे रखा है 89600 इंटू 100, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x क्या आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 89600 अपॉन में 56 से 100। अब इसे सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 896 से, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कितना 224 आ रहा है। अब 224 को 56 से डिवाइड करो, 224 को 56 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स है 4 एटम्स है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है, इडियोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं, अभी करेंगे, आगे मिलेंगे। नोट कर लिया सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आपको क्रिस्टलाइन सॉल्ट दे रखा है सोडियम सल्फेट डॉट XH2O, हीट करने पे क्या होता है इसमें, इसका जो मास होता है वो लॉस होता है कितना 55.9% लॉस होता है। तो देखो आपको एक हाइड्रेटेड सॉल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट कैसा होता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर आपको एक्स वाटर के मॉलिक्यूल दे रखा है, ये लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट
डॉट XH2O। ठीक है, ये आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट दे रखा है। इसको अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा, इसकी वजह से इसके मास में लॉस हो जाता है। तो कितना लॉस होता है? 55.9% का लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर सारा वाटर निकल गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट मिलेगा और प्लस में XH2O। ठीक है, तो इस कंपाउंड के मास में जो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? 55.9% का लॉस हो रहा है। तो वो किसकी वजह से लॉस हो रहा है? वो वाटर की वजह से लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है। भाई वाटर इसमें से निकला है तभी तो इसके मास में लॉस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है कि भाई इस कंपाउंड के अंदर, इस सॉल्ट के, हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 55.9% है। तभी तो आपको जब इसको हीट करते हो तो इतने मास का लॉस हो जाता है, वो वाटर की वजह से ही होता है। तो आपको वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। तो वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 55.9% है, ये दे रखा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? लगाओ फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? तो 55.9 अब इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर वाटर का मास कितना प्रेजेंट है? एक वाटर का 18 ग्राम होता है, तो x का कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। तो 18 इंटू एक्स अपॉन में इस कंपाउंड का मोलर मास है। अब इस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 46 और ये हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका 64। तो इनको ऐड करूंगा तो 6 और 4 10 हो गया और 2 12 हो गया। ये लो, 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 1 14, तो 142। तो ये हो गया और ये आपका हो गया अब 18x। तो ये इसका क्या हो गया? मोलर मास हो गया। तो डिवाइडेड बाय 142 प्लस में 18x इंटू 100। तो यहां से आप क्या करो? x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा। हमें फॉर्मूला ही पूछ रहा है ना भाई, x की वैल्यू निकाल लो तो पता लग जाएगा। तो कैलकुलेट करो जरा। तो 55.9 इंटू 142 प्लस में 55.9 इंटू 18x इज इक्वल टू 1800x। ठीक है, अब इधर जरा मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 55.9 इंटू 142 से तो ये कितना आ रहा है मेरा? ये आ रहा है 7937.8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जरा। 55.9 इंटू 18 तो ये कितना आ रहा मेरा? ये आ रहा 1006.2x इज इक्वल टू 1800x। ठीक है भाई, x वाले को उठा के इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 7937.8। अब 1800 में से ये माइनस करोगे, 1800 में से अगर ये माइनस करते हो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ रहा है 793.8x, इतना आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये लगभग सेम ही है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे एक डेसिमल का फर्क है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, ये लगभग सेम ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ठीक है ना भाई, यहाँ पे देखो डेसिमल का फर्क है। अगर डेसिमल उठा के मैं यहाँ ले जाऊं, डेसिमल उठा के यहाँ पे ले जाऊं तो इंटू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये इंटू 10 है ना भाई। जब भी डेसिमल आप किधर शिफ्ट करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो, तो 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ता है। तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे तो सेम ही हो जाएगा ये। ठीक है ना, सेम हो जाएगा। पर आगे आपको ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ कर लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 793.8 इंटू 10 इज इक्वल टू 793.8x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला सही है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ रहे हो? तो इस हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4.10H2O। 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, ये 7.66 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है। आपको हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट का मास यहां पे गिवन दे रखा है। सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट डॉट XH2O।
इसका मास कितना दे रखा है, 7.66 ग्राम दे रखा है। आप क्या कर रहे हो, इसे हीट कर रहे हो। हीट करते हो तो मैंने अभी बताया था इसमें से वाटर निकल जाएगा तो इसके मास में लॉस आ जाता है, तो फॉर्म्स 4.06 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट है। तो एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट का मास कितना बनता है, सोडियम सल्फेट कितना बन रहा है, ये 4.06 ग्राम बन रहा है, प्लस में आपका XH2O आ रहा है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे, तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। यहां पे देखो जरा, यहां पे इसका मोलर मास कितना है, ये मोलर मास है अभी निकाला था 142 प्लस में 18x है। ठीक है, 142 प्लस में 18x है। जब आप इतने मास को हीट करते हो 142 प्लस में 18x ग्राम, तो जब आप हीट करते हो तो एनहाइड्रस का कितना मिलता है, 142 ग्राम मिलता है। कितना मिलता है, 142 ग्राम। तो 1 ग्राम पे कितना मिलेगा, 142 अपॉन में 142 प्लस में 18x है, ये मिल जाएगा आपको। जब आप 7.66 ग्राम को हीट करोगे तब आपको सोडियम सल्फेट कितना मिलता है, इतना मिलता है, तो यहां से निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 142 डिवाइडेड बाय 142 प्लस में 18x इंटू 7.66 है। तो 7.66 है, अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको सोडियम सल्फेट कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, तो बराबर किसके कर दोगे, 4.06 के बराबर कर दोगे। ठीक है, अब इसे यहां से सॉल्व करो जरा, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.06 इंटू 142 प्लस में 4.06 इंटू 18x इज इक्वल टू 142 इंटू 7.66 है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.06 इंटू 142 है, तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 576.52। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.06 इंटू 18x है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 73.08x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो 142 इंटू 7.66 है, तो ये आ रहा है मेरा कितना, 1087.72 इतना आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। तो x वाले को इधर ही छोड़ देते हैं, तो 73.08x, अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो माइनस 576.52, तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 511.2 आ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 511.2 डिवाइडेड बाय 73.08 है, तो इसे डिवाइड करो 73.08 से, तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 6.99 आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है अप्रोक्स कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भाई सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ क्ले वाज पार्शियली ड्राइड, एक क्ले का सैंपल है जिसको हम पार्शियली ड्राइड कर रहे हैं। देखो क्ले के अंदर क्या होता है, क्ले में आपका सिलिका होगा, ठीक है, सिलिका है, और इस वाटर भी दे रखा है, सिलिका है, वाटर है, और प्लस इंप्योरिटी भी होती है, इसमें इंप्योरिटीज है। ठीक है, तो सिलिका प्लस वाटर प्लस इंप्योरिटीज है। तो क्या कहता है, इट वाज देन फाउंड टू कंटेन 50% सिलिका एंड 7% वाटर है। मतलब जब हमें एक सैंपल ऑफ क्ले दे रखा है, जब हम उसे पार्शियली ड्राइड करते हैं तो हमें सिलिका कितना मिलता है, 50%, और 7% क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, तो भाई देखो अगर 100 है, 100 में से आपका 50 ये है, 7 ये है, तो इंप्योरिटी कितना हो गया है, इंप्योरिटी तो इंप्योरिटी निकाल लेते हैं जरा, तो परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटीज है, तो वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 57, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 43 आ जाएगा। तो 43% आपकी इंप्योरिटीज है, 43% क्या आपकी इंप्योरिटीज है। आगे क्या कहता है, द ओरिजिनल क्ले
ओरिजिनल सैंपल के अंदर आपका वाटर कितना है, 12% है, 12% है। तो फॉर ओरिजिनल सैंपल, फॉर ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल में आपका वाटर कितना है, वाटर कितना है, 12% है। ठीक है, तो इसका मतलब सिलिका और इंप्योरिटीज मिला के कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज है, प्लस इम्प्योरिटीज है, वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 12 है, तो ये कितना आ गया, 88% आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा आगे क्या कहता है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका ऑन द ओरिजिनल सैंपल। तो आपको ओरिजिनल सैंपल के अंदर सिलिका का परसेंटेज बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहां पे क्या करता हूं मैं, सिलिका और इंप्योरिटीज का रेशो निकाल लेता हूं। तो यहां पे रेशो क्या आ जाएगा आपका, रेशो क्या आ रहा है, सिलिका और इंप्योरिटीज का रेशो क्या आ रहा है, सिलिका आपका कितना है, 50 है, और इंप्योरिटी कितना है, 43। तो रेशो कितना आ गया, 50/43 आ गया। यहां भी रेशो निकाल लेता हूं सिलिका और इंप्योरिटी का। अब देखो सिलिका और इंप्योरिटी मिला के कितना है, 88% है। तो इसमें मान लेता हूं, लेट द परसेंटेज ऑफ, लेट द परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका का परसेंटेज कितना है, 88 में से x है। तो इंप्योरिटीज कितना हो जाएगा, इंप्योरिटीज कितना हो जाएगा, 88 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसका रेशो निकाल लो, इसका रेशो निकाल लो। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, सिलिका अपॉन में इंप्योरिटीज, 88 माइनस में x है। तो रेशो जो है वो दोनों जगह सेम रहेगा, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 50/43 इज इक्वल टू x अपॉन में 88 माइनस में x है। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा, 47% आएगा। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल सैंपल के अंदर, ओरिजिनल सैंपल के अंदर सिलिका का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 47% है, 47% है। तो इंप्योरिटी कितना होगा, इंप्योरिटीज कितना होगा, इंप्योरिटीज कितना हो जाएगा, 88 माइनस में 47। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 और ये आपका 1, तो 31% हो जाएगा आपका इंप्योरिटीज है। ठीक है, तो ओरिजिनल सैंपल के अंदर 31% इंप्योरिटीज है, सिलिका कितना 47% है, और 12% वाटर तो आपको दे ही रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने नोट, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर दे रखा है और इसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। तो मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, यहां पर मान लेता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मान लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड मान लेता हूं कितना है, x लीटर है, कितना है, x लीटर है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल कितना है, 1 लीटर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 1 माइनस x लीटर हो जाएगा। ये हो गया। आगे क्या कहता है, द मिक्सचर इज पास थ्रू ए ट्यूब। इस मिक्सचर को हम एक ट्यूब से पास करते हैं, उस ट्यूब के अंदर कौन है, रेड हॉट चारकोल है। चारकोल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस कर देगा। तो कहता है द वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6 लीटर्स। तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया, 1.6 लीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना, द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस। सेम कंडीशन पे मेजर कर रखा है, क्योंकि देखो आइडेंटिकल कंडीशन होगा तभी आप वॉल्यूम ले पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, तो आइडेंटिकल कंडीशन रखनी पड़ती है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बाय वॉल्यूम। आपको इस मिक्सचर के अंदर इसका कंपोजिशन पता करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जब आप मिक्सचर को रेड हॉट चारकोल से पास करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कर जाएगा, गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने ये मान रखा है, देखो ये तो आपका गैसियस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका गैसियस होता है। तो गैस के लिए हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि गैस के लिए मोल तो होता ही है, हम वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड के लिए नहीं करेंगे, हटा देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, x लीटर,
यहाँ पे देखो, जब इसका 1 लीटर रिएक्ट होता है तो ये 2 लीटर मतलब डबल होता है। तो जब ये x रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। ठीक है, और उस मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से ही दे रखा है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, यहां से 2x आ गया, और उस मिक्सचर में कितना प्रेजेंट था, उसमें तो उसका कुछ नहीं हुआ, वो कितना प्रेजेंट था, 1 माइनस में x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही होगा, तो 1.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का ही वॉल्यूम है, तो 1 प्लस में x इज इक्वल टू 1.6 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका, 0.6 है, 0.6 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 0.4 लीटर हो जाएगा। समझ रहे हो, एक में से माइनस करोगे तो 0.4 लीटर आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन वॉल्यूम की टर्म्स में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। 1 लीटर मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 0.4 लीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन। अब आगे आपके इडियोमेट्री के क्वेश्चंस, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इडियोमेट्री के। ये वाले क्वेश्चंस देखो जरा, क्या कहता है, 10 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन एंड नाइट्रोजन, 3 गैसेस आपको दे रखी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रोजन, तो इसका वॉल्यूम दे रखा है 10 ml। तो मान लो कि 10 ml में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, a ml है। ठीक है, मिथेन कितना है, b मान लेता हूं, आपकी मर्जी, एक्स वाई लेना है तो एक्स वाई ले लो आप, b ml। ठीक है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना है, 10 है, 10 में से 2 मैंने मान लिया है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस a माइनस b, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम। तो तीनों का वॉल्यूम मैंने ये ले लिया है। अब क्या करते हैं, एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन एक ट्यूब में करा जाता है इसको, और फिर उससे बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगली ट्यूब में पास करते हैं और फिर वहां से गैसेस का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो ये इडियोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्शन कर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मीथेन कर जाएगा, कंबशन हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस तो इनर्ट होता है। नाइट्रोजन गैस की जगह वो हीलियम गैस भी दे सकता था। ठीक है, हीलियम गैस भी इनर्ट होता है तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन गैस का कुछ नहीं होगा, दो ही रिएक्शन है हमारे पास है, तो दोनों रिएक्शन लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाफ O2 गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये गैस में, ये भी आपका गैस है और ये भी आपका गैस है। ठीक है, गैस है। अब यहां पे देखो, जब इसका एक रिएक्ट होता है तो इसका आधा, इसका एक बनता है, तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ले रखा है, ए ले रखा है, तो ये ए रिएक्ट होगा तो इसका a/2 रिएक्ट होगा और ये कितना बनेगा, ए बनेगा। ऐसे मीथेन के लिए कर लेते हैं, मीथेन ये गैस में है, प्लस में 2O2 गैस गिव्स टू CO2 गैस। जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन करते हो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो 2H2O, ये आपका लिक्विड है। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक पे ये दो रिएक्ट होता है, एक बनता है, तो मैंने मीथेन कितना ले रखा, बी ले रखा है, तो बी जब इसका रिएक्ट होगा तो ये 2B रिएक्ट होगा और ये कितना बनेगा, ये बी बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन तो हमने बना लिए, तीसरी रिएक्शन तो बनेगी नहीं। आगे क्या कहता है, गेव ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml। अब यहां पे देखो कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो इधर देखो जरा, कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है, तो यहां पे देखो एक कंसेप्ट है, देखो अगर डेलेंजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डेलेंजी, भाई डेलेंजी पहले देखो होता क्या है, पहले इसी को देख लेते हैं। डेलेंजी क्या होता है, ये होता है आपका सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है ना भाई, तो डेलेंजी क्या होता है,
गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स माइनस में गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स, आप सिर्फ गैसेस के मोल्स ही काउंट करोगे, ठीक है, गैसेस के मोल्स। तो अब यहां पे देखो जरा, अगर डेलेंजी की वैल्यू, अगर डेलेंजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि गैसियस प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो ज्यादा हैं, तभी तो पॉजिटिव आएगा भाई, ग्रेटर देन 0। तो गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू गैसियस रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जहां पे प्रोडक्ट के गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हैं, तो फिर क्या होता है, वहां पे आपका एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी, ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ेगा। क्योंकि देखो अगर गैस के मॉलिक्यूल, गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ते हैं, या गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पे रिएक्टेंट के गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स से ज्यादा हैं, तो अगर गैसेस के मोल्स बढ़ते हैं तो उसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर डेलेंजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो देन द रिएक्शन क्या होता है, देन द रिएक्शन, देन द, यहां पे क्या होगा, रिएक्शन में एक्सपेंशन होगा, तो देन द एक्सपेंशन विल अकर, देन द एक्सपेंशन विल अकर, तो यहां पे आपका एक्सपेंशन होगा। अगर डेलेंजी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है कि गैसियस रिएक्टेंट के मोल से, गैसियस प्रोडक्ट के मोल से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट के गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स कम आते हैं, तो फिर आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो देन द कॉन्ट्रैक्शन विल अकर, देन द कॉन्ट्रैक्शन, then the contraction will occur। समझ रहे हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को इसमें, यहां तक इतना समझ आ गया। अब आगे देखो, then the contraction will occur। देखिए तीसरा केस देखो, अगर डेलेंजी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स बराबर है, तो फिर आपको वहां पे ना तो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा ना तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो नाइदर एक्सपेंशन, नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन, नॉर कॉन्ट्रैक्शन विल अकर, ठीक है। तो ना तो एक्सपेंशन होगा ना तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन का केस है, तो यहां पे क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्शन का केस है, तो इसका मतलब है कि आपके गैसियस रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है, गैसियस रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है वो क्या है, गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से ज्यादा है, मतलब उसके गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स जो है वो गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स से ज्यादा है, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो गैसियस रिएक्टेंट देख लो यहाँ पे कि क्या कौन कौन है, ये रहा, तो A प्लस A/2, ये इधर आ जाएगा आपका B प्लस 2B, ठीक है। ये तो आपके गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स हो गए, माइनस में गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स। गैसियस प्रोडक्ट में कौन कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो है ही नहीं, हटा दो इसे। तो A प्लस में B इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 6.55 के बराबर होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं, तो देखो A से A कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव में ब्रैकेट खोलोगे तो, और B से B कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, A/2 प्लस में 2B इज इक्वल टू 6.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस में 4B इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन यहां से बन गई है। अब आगे क्या कहता है, देयर वाज ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml व्हेन द रेसिडुअल गैस वाज ट्रीटेड विद KOH। देखो जब KOH सॉल्यूशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से फिर वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा, 7 ml का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा, तभी 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो। अब देखो CO2 जो है, CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय, CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH, ठीक है। तो CO2 का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, रिएक्शन मिक्सचर में कितना, A प्लस में B है, तो A प्लस में B।
अब KOH उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वॉल्यूम में फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कितने कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 7 ml का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि CO2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, रेसिडुअल गैस जो है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, 7 ml का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, इसलिए 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ये रही दो इक्वेशन है। एक है मेरा A प्लस में 4B इज इक्वल टू 13 और एक है मेरा A प्लस में B इज इक्वल टू 7। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 3B और 13 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 6 है। तो B की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब A की वैल्यू निकाल लो, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखो आप सब पता कर सकते हो। तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपोजिशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कंपोजिशन निकाल रहा हूं, तो वॉल्यूम कंपोजिशन कार्बन मोनोऑक्साइड कितना AML है, तो ये कितना हो गया आपका 5 ml है। ठीक है, कार्बन मिथेन 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 का देखो जरा, मिथेन कितना हो जाएगा आपका BML है, तो B की वैल्यू कितनी है 2। और नाइट्रोजन गैस कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस है 10 माइनस में A माइनस में B, तो 10 माइनस में 5 माइनस में 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 ml आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एडियोमेट्री की हेल्प से इस मिक्सचर के अंदर गैसेस का परसेंटेज कंपोजिशन पता कर सकते हो वॉल्यूम की टर्म्स में। ठीक है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया किसमें, आपका वॉल्यूम की टर्म्स में। परसेंटेज निकालना है तो आप वैसे कर सकते हो, ये डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 तो परसेंटेज आ जाएगा, अगर वैसे परसेंटेज निकालना है तो। ठीक है ना, मेन तो ये होना चाहिए कि आपका मिक्सचर के अंदर 10 ml मिक्सचर के अंदर आपको ये पता चल गया कि इसका वॉल्यूम इतना है, तो आप परसेंटेज कंपोजिशन वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया, नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ए सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेन्ड H2 गैस, मीथेन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो एक कोल गैस है जिसके अंदर 3 गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये है। तो 20 ml ऑफ दिस मिक्सचर, इस ml मतलब इस मिक्सचर का मैं 20 ml ले रहा हूं, 20 ml वाज एक्सप्लोडेड विद 80 ml ऑफ ऑक्सीजन, 80 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैं इसको एक्सप्लोड कर रहा हूं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो रिएक्शन बना लेते हैं पहले। यहाँ पे 20 ml है ना, तो मान लो यहाँ पे ये आपका कितना है AML है। ठीक है, और ये कितना है BML है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 माइनस A माइनस में B। चलो तो इतना तो हमने कर लिया, अब रिएक्शन बना लेते हैं, रिएक्शन बना लेते हैं। तो रिएक्शन देखो जरा, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस गिव्स टू 2H2O लिक्विड है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2 हो गया, ये हो गया आपका। तो ये तो इसकी रिएक्शन हो गई है। जरा मीथेन की रिएक्शन कर लो, मीथेन गैस प्लस में 2O2 गैस गिव्स टू CO2 गैस प्लस में 2H2O लिक्विड है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी कर लो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में हाफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो ये 3 रिएक्शन है। अब जरा इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो यहाँ पे देखो A इसका वॉल्यूम रिएक्ट होता है A, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे A/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे 1 है तो आधा चलेगा, तो A जब रिएक्ट होगा तो A/2 होगा। लिक्विड का तो हमें चाहिए ही नहीं, हटा दो। गैस का ही तो वॉल्यूम देखोगे, इसका देखो ये B है आपका, तो इसका जब B रिएक्ट होगा तो ये 2B होगा, और ये कितना बनेगा आपका B बनेगा। इसका देखो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कितना है, 20 माइनस A माइनस में B है, इतना रिएक्ट करेगा तो ये आधा करेगा, इसका हाफ इंटू 20 माइनस में A माइनस में B। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 20 माइनस में A माइनस में B, इतना बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन आप कितना यूज कर रहे हो, सॉरी ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 80 ml ले रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन तो हमेशा यहाँ पे एक्सेस में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको काफी एक्सप्लोजन वाली रिएक्शन करनी होती है, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन एक्सेस में ही लेके चलते हो, तो ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट नहीं होता। 80 ml लेके आ रहे हो तो पूरा ऑक्सीजन का 80 ml रिएक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है,
वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, या फिर यूज्ड इन द एक्सप्लोजन, कंज्यूम्ड, या फिर वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इन द एक्सप्लोजन, इन द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में कितना ये यूज्ड हुआ है, तो देखो यहां पे कितना हुआ है, A/2, A/2, ठीक है। यहां पे कितना यूज हो रहा है, 2B यूज हो रहा है। यहां पे कितना यूज हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है आपका हाफ, 20 माइनस में A माइनस में B, आपका इतना यूज हो रहा है, यहाँ पे इतना कंज्यूम हो रहा है। और था कितना, 80 ml था, 80 ml था, ठीक है, ये था। आगे क्या कहता है, ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेस वाज 68 ml, मतलब कूल करने पे जो आपको गैसेस मिलती हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 68 ml करता है। तो यहां से कोई गैस नहीं मिल रही है, यहां से गैस मिल रहा है B, ठीक है। यहां से गैस क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हो गया, और प्लस जो ऑक्सीजन बचा हुआ है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, तो टोटल आपको दे रखा है 68 है। टोटल कितना दे रखा है, 68 है, ठीक है, यहां तक सही है। तो देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 10 ml व्हेन ट्रीटेड विद KOH, जब उसको हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो 10 ml का कंट्रैक्शन आता है। और मैंने KOH के बारे में बताया था कि KOH क्या करता है, CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब है CO2 गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, 10 ml का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 10 ml है। अब यहां पे देखो CO2 का वॉल्यूम और रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम वो मिला के कितना है, 68 है। चाहो तो आप ये कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट कर लो जरा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना B है, और यहाँ पे कितना है आपका 20 माइनस में A माइनस में B इज इक्वल टू 10। तो B से B कैंसिल हो गया, तो 20 माइनस में A इज इक्वल टू 10 आ गया। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10 ml आ गया। A कितना आ रहा है आपका, 10 ml आ रहा है। तो A की वैल्यू तो मुझे पता लग गई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जरा, ये कूल करने पे गैसेस का वॉल्यूम कितना होता है, 68 होता है, 68 है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम दोनों ही है। कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, 10 ml। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूं, ठीक है, 68 में से 10 अगर माइनस करूंगा तो वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, ठीक है। तो निकाल लो जरा। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस में वॉल्यूम ऑफ CO2, ये दोनों मिला के कितना है आपका, 68 है। और CO2 का वॉल्यूम कितना है, 10 ml। तो यहां से आपका रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 68 माइनस में 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 58 ml आ जाएगा। कितना आ गया, 58 ml आ गया। पहले इसे जरा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि जगह मिल जाए। ठीक है भाई, तो रिमेनिंग ये आ गया। अब रिमेनिंग आप यहां से निकाल सकते हो, यूज कितना हो रहा है, इतना था, कितना 80, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 माइनस में A/2 माइनस 2B माइनस हाफ 20 माइनस में A माइनस में B। तो आपका रिमेनिंग O2 इतना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये 58 के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई जरा। तो 58 इज इक्वल टू 80 माइनस में A/2 माइनस में 2B माइनस में, ये से ब्रैकेट खोल लो, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस A/2 प्लस B/2, ठीक है। तो देखो A/2 से A/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां पे देखो 80 में से 10 माइनस करोगे तो 58 इज इक्वल टू 70 माइनस में ये 2B और प्लस B/2, ठीक है, माइनस का 2B प्लस B/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4B प्लस में B अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 3B अपॉन में 2, इतना आ रहा है। तो माइनस, एक मिनट जरा, हाँ माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगा 3B अपॉन में 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये 3B/2 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 70 माइनस में 58 है। तो इसमें से माइनस करो जरा 70 में से, तो ये 2 हो गया,
ठीक है, और इसमें 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, तो ये 12 आ गया। ठीक है, तो ये 3b/2 के बराबर है, तो ये 3 से काटोगे तो 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ml आ गई है। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 ml, a की वैल्यू कितनी थी, 10 ml, ये आ गया मेरा। ठीक है, 10 ml। अब यहां पर देखो तो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस आपका कितना a ml है, तो a की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां पर इस कोल सैंपल के अंदर, इस कोल सैंपल का आपको दे रखा है वॉल्यूम कितना, 20 ml है, तो 20 ml मिक्सचर में आपका हाइड्रोजन गैस कितना है, 10 ml है। मीथेन कितना है, मीथेन कितना है आपका, ये B है, तो B की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये 8 ml है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 माइनस 8 है, तो 18 में से, ठीक है ना, 20 में से 18 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 ml। तो इस तरीके से आपने इस मिक्सचर में पता कर लिया है कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा। अब आप इसका परसेंटेज कंपोजिशन वॉल्यूम की टर्म्स में निकाल सकते हो। तो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो जितना इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसे ऊपर लिखो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, मिक्सचर का जो टोटल वॉल्यूम है 20 उसे डिवाइड करो और 100 में निकाल लो, इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज आ जाएगा वॉल्यूम की टर्म्स में। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, फटाफट नोट करो। मैंने बोला ना एडियोमेट्री के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एक गलती हो जाएगी तो फिर इसमें दिक्कत है। ठीक है ना, नोट करो फटाफट। कर लिया भाई नोट? चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 40 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइन दे रखा आपको एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो मान लेता हूं इथाइन जो है आपका कितना है, a ml है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ये आपका हो जाएगा 40 माइनस में a, 40 माइनस में a ml हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो भाई, ऑक्सीजन गैस आप कितना यूज करते हो एक्सप्लोजन के लिए, आप एक्सप्लोजन वाली रिएक्शन कराते हो ना यहाँ पे, तो आप ऑक्सीजन एक्सिस में ही लेके चलते हो, ऑक्सीजन यहाँ पूरा रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ ये दोनों रिएक्शन करेगा। पहले तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये गैस है, गैस O2 गैस है, गिव्स टू CO2 गैस है, गिव्स टू CO2 गैस है। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो 40 माइनस में a जब इसका रिएक्ट होगा तो ये कितना होगा, आधा होगा, हाफ इंटू 40 माइनस में a, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 माइनस में a बनेगा। ठीक है, इतना। चलो अब इसका देख लेते हैं जरा, C2H2 का, ये आपका गैस है, इथाइन गैस है, प्लस में 5/2 O2 गैस गिव्स टू 2 CO2 गैस, प्लस में H2O गैस है, ओ सो H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है। H2O लिक्विड आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बना लिया रिएक्शन, देखो बैलेंस है, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 2 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिन लो, 1 ऑक्सीजन 4, तो 5/2 कर दिया है। ठीक है, तो मैंने ये कितना ले रखा है, ए, तो ए रिएक्ट होगा, इसका 5/2 ए रिएक्ट होगा, और ये 2a बनेगा, ये तो लिक्विड है, इसे हटा दो। ठीक है, ठीक है भाई। आगे क्या कहता है, द मिक्सचर इज एक्सप्लोडेड, द रेसिडुअल गैस ऑक्यूपाइड। अब रेसिडुअल गैस जो है, तो यहां से आपको कौन सी गैस मिल रही है, CO2 गैस, यहां से भी CO2 गैस है, तो रेसिडुअल गैस में आपका CO2 गैस आएगा, और जो आपका रिमेनिंग O2 होगा वो भी आएगा, तो आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस में वॉल्यूम ऑफ CO2, यही होगा रेसिडुअल गैस, यही तो बचेगा। तो इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 104 ml दे रखा है टोटल। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अभी रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, यहां से निकाल सकते हो, पहले यूज देख लो कितना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ O2, यूज्ड इन द एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन में कितना यूज हो रहा है O2, यहां पे कितना यूज हो रहा है, ये आपका हो रहा है हाफ इंटू
40 माइनस में ए, इतना यूज हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 5/2 ए, इतना यूज हो रहा है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू, तो हम O2 कितना लेके आ रहे थे, 100 ml लेके आ रहे थे, 100 ml, और यूज कितना हुआ है, इतना हुआ है। तो हाफ इंटू 40 माइनस में ए माइनस में 5/2 ए, इतना यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल लो जरा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस में 20 माइनस में A/2 माइनस में 5/2 ए, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, A/2 माइनस माइनस 5/2 ए, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका -6a अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया -3a आ गया, तो -3a ये आ रहा है। ठीक है, आगे देखो जरा, आगे क्या कहता है, व्हेन दीज आर पास थ्रू केवल सॉल्यूशन द वॉल्यूम बिकम्स 48 है। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 48, मतलब पहले 104 था, अब कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो आपको मालूम है केवेज क्या करेगा, इसमें से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है CO2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, CO2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, देखो दोनों मिला के 104 है, दोनों मिला के 104 है। और जैसे ही हम इस सॉल्यूशन, इसको केएस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, रेसिडुअल गैस का वॉल्यूम कितना आता है 48 ml हो जाता है। तो इसका मतलब है कि CO2 का वॉल्यूम कितना होगा जो कि KOH ने एब्जॉर्ब करा होगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 104 में से 104 माइनस 48 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, कितना आ गया 56 ml है। तो 56 ml CO2 का है। ठीक है, कर लेते, यहीं से निकाल लेते भाई। तो यहां पर देखो जरा CO2 कितना है आपका, यहाँ पे CO2 2a है, और यहाँ पे CO2 कितना है 40 माइनस में a, तो 40 माइनस में a प्लस में 2a इज इक्वल टू 56 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 इधर ले जाओगे, और ये a इज इक्वल टू 56 माइनस में 40, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 16 ml। तो इसका मतलब है कि भाई आपका A जो है वो कितना 16, मतलब आपका इथाइन जो है C2H2 ये कितना है आपका 16 ml है। ठीक है, तो फिर आपका जो दूसरा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस में 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 ml आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा आपका सही है, इथाइन जो है आपका 16 ml आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड 24 ml, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन है, इडियोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नोट करो फटाफट, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। देखो यार क्वेश्चन, 20 ml ऑफ वाटर गैस कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस 24 ml में मान लेता हूं। लेकिन आगे क्या कहता है, इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो दोनों का सेम वॉल्यूम ले लेता हूं। ठीक है, तो AML और हाइड्रोजन गैस भी कितना AML, सेम है, सेम है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 24, मतलब A की वैल्यू कितनी है 12 ml है, A की वैल्यू कितनी है 12 ml। आगे क्या कहता है, इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम आर एक्सप्लोडेड विद 80 ml ऑफ एयर, एयर के साथ है। ठीक है, जिसमें आपका ऑक्सीजन कितना है 20% बाय वॉल्यूम ऑफ विच इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकाल लो यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा एयर में, एयर कितना लेके आ रहे हैं 80 का 20% आपका ऑक्सीजन है, तो ले लो भाई ऑक्सीजन 20% इसका, तो ये हटाया तो कितना आ जाएगा आपका 16 ml आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसका कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ O2 तो है ना 16 ml, तो नाइट्रोजन गैस का कितना हो जाएगा 80 माइनस में 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 ml हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, तो नाइट्रोजन गैस 64 ml है। चलो इतना पता लग गया। आगे क्या कहता है, इफ ऑल गैसियस वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कैलकुलेट द कंपोजिशन बाय
वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। तो नाइट्रोजन गैस आपको मिल रहा है और इनका भी निकाल लेते हैं जरा, पहले रिएक्शन बना लो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये भी गैस में है, ये भी गैस है। तो मैंने यहाँ पे ये कितना ले रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड A ले रखा है, तो A/2 और ये A, ठीक है। वाटर की सॉरी हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस में O2 गैस गिव्स टू 2H2O लिक्विड है, ये तो लिक्विड मिलेगा, इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना रिएक्ट करवा रहे हैं हम, A करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों तो A ही प्रेजेंट है, A रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, इसका छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, A की वैल्यू हमने 12 निकाल रखी है, तो इसका मतलब है कि आपका ये 12 ml यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। दूसरे से कर लेते हैं इसे, यहाँ पे ये 12 ml रिएक्ट हो रहा है, 12 ml रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना यूज हो रहा है, ये आपका 6 ml यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना आपका बन रहा है, यहाँ पे A बन रहा है, तो मतलब 12 ml आपका ये बन रहा है। यहाँ पे देखो ये आपका 12 ml है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है आपका, 6 ml यूज हो रहा है, और इसका छोड़ दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आया आपका, 12 ml आया। भाई इस मिक्सचर में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन तो 12 ml दे रखा है, ठीक है, लिख लो वो भी। वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 12 ml, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12 ml, ठीक है। ये हो गया आपका। नाइट्रोजन हमने निकाल दिया है। ऑक्सीजन का देख लो जरा, ऑक्सीजन मेरे पास 16 ml है, और यूज कितना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ O2 बचा हुआ कितना है, तो 16 ml मेरे पास टोटल था, यूज कितना हुआ है यहाँ पर, 6 ml यहाँ पे यूज हुआ है, 6 ml यहाँ पे यूज हुआ है, तो 12 ml यहाँ पे यूज हुआ है, तो 4 ml बच गया। तो CO2 का वॉल्यूम कितना आ रहा, 12 ml, O2 का वॉल्यूम कितना बचा हुआ है, 4 ml, CO का कंपोजिशन कितना है उसमें 12 ml का, हाइड्रोजन कंपोजिशन कितना है 12 ml का, और कोई गैस बची है इसमें, कोई गैस नहीं है, सबका निकाल दिया। तो यही आपके परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इडियोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।